अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1366 से 1370। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1366। आशा, ये पिछले कुछ साल आप दोनों के लिए कठिन रहे हैं, यू चे ने निराश और अनुपस्थित होकर कहा। वह केवल यही कह सकता था कि ये अतुलनीय रूप से छिछले और फीके शब्द थे। ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं था। चू यूचेन ने अपना सिर हिलाया। जब मैं फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में थी, तब से मैं पहले से ही इस तरह की शांति और सुकून की आदी हो गई थी। और मेरे साथ वुक्सिन भी था। तो फिर क्या आपने कभी किसी दिन ये जगह छोड़ने के बारे में सोचा है? यू चे ने पूछा। चू यूचेन ने फिर भी अपना सिर हिलाया, लेकिन जब उसने अपनी बेटी की ओर देखा, तो उसकी आंखों में जटिल भावनाएं दिखाई देने लगी। जिना दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है, और मैं उसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकता। अंततः उसे बाहरी दुनिया में जाना होगा और उस जीवन को खोजना होगा जो उसका है। लेकिन उसकी वृद्धि बहुत तेज है, इतनी तेज कि इसने मुझे भयभीत कर दिया। यू चे, जब वह 6 साल की थी, तो उसका शरीर स्वाभाविक रूप से गहन ऊर्जा पैदा करता था। परिणाम स्वरूप मैंने उसकी साधना का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि उसकी गहन शक्ति भयानक गति से बढ़ी। 1 महीने में वह नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में पहुंच गई। 3 महीनों में उसने सच्चे गहन क्षेत्र में प्रवेश किया। 6 महीने में वह स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश कर गई। जब वह 7.5 साल की हुई, तब तक वह पृथ्वी गहन लोक में पहुंच चुकी थी, और 8:30 बजे वह आकाश गहन लोक में पहुंच चुकी थी। अंततः अपने 10वें वर्ष में पहुंचने से पहले ही वह सिंहासन बन चुकी थी। आज तक वह पहले से ही फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के संस्थापक पूर्वज को पीछे छोड़ते हुए सम्राट प्रोफाउंड दायरे के 9वें स्तर पर है। इसके अलावा हर बार जब वह एक नए क्षेत्र में कदम रखती थी, तो उसे किसी भी बाधा को तोड़ने का कोई संकेत नहीं मिलता था। भले ही युन चे ने युन वुक्सिन को काम करते हुए पहले ही देख लिया था, फिर भी उन शब्दों को सुनकर उसका दिल बुरी तरह कांप उठा। इसके अलावा अगर चू यूचेन ने जो शब्द अभी अभी कहे थे, वे गहरे आकाश महाद्वीप के गहन अभ्यासकर्ताओं के कानों में प्रवेश कर गए, तो वे निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है मानो हर एक शब्द कल्पना से निकला हो। बिना किसी संदेह के युन वुक्सिन की गहन विकास की गति बिल्कुल सामान्य नहीं थी। इसके विपरीत इस स्थिति ने मुझे और भी अधिक चिंतित कर दिया, और मैंने उसे यहाँ से जाने देने की हिम्मत नहीं की। चू यूचेन की चिंताएं बिल्कुल सामान्य और समझने योग्य थीं। वह नहीं जानती थी कि बाहरी दुनिया क्या बन गई है, लेकिन उसे इस बात पर जरा भी संदेह नहीं था कि एक सिंहासन की उपस्थिति, जो केवल 11 वर्ष की थी, और उस पर एक अंतिम चरण का सिंहासन, निश्चित रूप से ऐसे झटके पैदा करेगा जो बेहद हिल जाएगा संपूर्ण गहन संसार। चूंकि वह अकेली थी और किसी से भी असंबद्ध थी, इसलिए उसका जीवन निश्चित रूप से परेशानी भरा होगा। मानो मैं बाहरी दुनिया में जाना चाहता हूँ, माँ। मैं हमेशा माँ के साथ रहना चाहती हूँ, युन वुक्सिन ने अपनी माँ से लिपटते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा। पिताजी, क्या अब से आप भी हमारे साथ चलेंगे? यू चे ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह देख सकता था कि जब युन वुक्सिन ने ये बातें कही, तो उसकी आंखों की गहराई में लालसा की रोशनी थी। वह इस जगह को छोड़ना चाहती थी, वह बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा इन बातों के चलते वह अपनी माँ को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। आप कैसे हैं? चू यूचेन ने पूछा। आप इतने वर्षों पहले कैसे जीवित रहे, और तुमने ऐसा क्यों किया? वह युवक जो इतना युवा और अपरिपक्व था, फिर भी एक ऐसी रोशनी से चमक रहा था जो सूरज से भी अधिक चमकदार थी। आखिरकार जब उसने उसे दोबारा देखा, तो वह बहुत निराश और उदास हो गया था। युन चे ने बेहोश होकर अपना सिर उठाया, और उसका दिमाग अपने जीवन के शुरुआती बिंदु पर वापस चला गया। जैसे ही उसने चुपचाप सब कुछ सोचा, इस क्षण उसका दिल अचानक शांत हो गया। ड्रैगन गॉड ट्रायल ग्राउंड में बिताए गए आधे साल के दौरान मैंने हर दिन आपसे अनगिनत बातें कहने में बिताया, आपको अनगिनत कहानियां सुनाने में, लेकिन
मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मैं वास्तव में कौन था और मैं वास्तव में कहां से आया हूं। दरअसल मैंने तुमसे बहुत झूठ, बहुत सारी व्यर्थ डींगे और बहुत सारे चुटकुले कहे। चू यूचेन। और किसने सोचा होगा कि तुम्हें दोबारा पाने से पहले 12 वर्षों में मैं इतनी सारी चीजों से गुजरूंगा। यदि आपने उन्हें सुना है तो उनमें से अधिकांश बिल्कुल काल्पनिक और बेतुके लगेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से धोखा नहीं दूंगा जैसा कि मैंने उन सभी वर्षों पहले किया था। इस बार मैं जो एक एक शब्द कहने जा रहा हूं वह अटल सत्य होगा। उन्होंने अपनी कहानी उस विपत्ति से शुरू नहीं की इतने वर्षों पहले हेवनली स्वॉर्ड विला में उस पर हमला किया था। इसके बजाय उन्होंने उस बिंदु से शुरुआत की जहां से उनकी किस्मत ने करवट लेना शुरू किया था। उन्होंने उस बिंदु से शुरुआत की जहां उन्होंने एजोर क्लाउड महाद्वीप से वापस गहरे आकाश महाद्वीप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने अपने नियति पुनर्जन्म, जैस्मीन के साथ अपनी मुलाकात, और कैसे उन्हें तलवार प्रबंधन छत के नीचे अपनी वास्तविक पहचान और उत्पत्ति के बारे में पता चला। उन्होंने इल्यूसरी डेमन दायरे की अपनी यात्रा के बारे में बात की। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कैसे जुवान युवान वेंटियन को नष्ट कर दिया और दुनिया को बचाया। उसने फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में हुए भारी बदलावों के बारे में बताया। और उन्हें ये भी बताया कि वह ईश्वर लोक तक कैसे पहुंचा, एक ऐसी जगह जिसे व्यावहारिक रूप से गहरे आकाश में एक मिथक और किंवदंती माना जाता था, महाद्वीप। उन्होंने अपनी कहानी तब तक सुनाई जब तक कि वह 1 महीने से थोड़ा अधिक समय पहले स्टार गॉड दायरे में मर गए थे, इससे पहले कि वह सबसे काल्पनिक तरीके से जीवन में वापस आए। सूर्य लगभग अस्त हो चुका था और आकाश में तारे छा गए थे। अपने सारे अनुभव, अपने सारे दुख और खुशियां, अपने सारे रहस्य, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सब के बारे में बात की। यूचेन और वुक्सिन के बारे में जो उसने खो जाने के बाद पाया था, उसे नफरत थी कि वह अपना पूरा योगदान नहीं दे सका। उन्होंने उन्हें प्रतिफल के रूप में दिया, इसलिए उसने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया और न ही कुछ छिपाया। यह उनके जीवन में पहली बार था कि उन्होंने अपने मन में जो कुछ भी था उसे इतने खुले तौर पर और बिना किसी हिचकिचाहट के साझा किया। इससे पहले कि वह ये जानता, तारे धूमिल हो गए थे और सूरज पूर्व में उगना शुरू हो गया था। बांस के जंगल के बाहर फैंग जिया ने इस परिवार के पुनर्मिलन में खलल डालने के लिए नहीं गई थी, लेकिन वह गई भी नहीं थी। इसके बजाय वह चुपचाप वहीं खड़ी होकर उस जगह की रखवाली करती रही। युन वुक्सिन पहले ही किसी समय चू यूचेन के आलिंगन में सो चुकी थी। वह आराम से और सुरक्षित रूप से सोई, उसके होठों के कोने एक उथली मुस्कान में डूबे हुए थे जो लगभग अगोचर थी। वह नहीं जानती थी कि उसके अपने पिता इस पूरे महाद्वीप में इतने महान थे, और वह ये भी नहीं जानती थी कि उसके पास वास्तव में किस प्रकार की शक्ति थी। जैसे ही उसने उसके शांतिपूर्ण चेहरे को देखा, यूचे के मुंह का कोना अनजाने में चिपक गया। वह ये बताने में असमर्थ था कि इस समय वह क्या महसूस कर रहा था। लेकिन इस अवधि के दौरान जिस निराशा ने उसे घेर लिया था, उसका दिल और दिमाग जिस गहरी खाई में गिर गया था, एक ऐसी खाई जिसके बारे में उसने शायद सोचा था कि यह कठिन होगी। वास्तव में अपने पूरे जीवन के लिए बच निकलना, वास्तव में उसके मुस्कुराते चेहरे के सामने बहुत महत्वहीन और कमजोर था। वास्तव में ये व्यावहारिक रूप से बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उसे वह नजर याद आ गई जो उसकी माँ हमेशा उसकी ओर देखती थी, एक नजर प्यार और लाड़ प्यार की इच्छा से भरी हुई थी, एक ऐसी नजर जो इतनी गर्म और कोमल थी कि हर चीज को पिघला सकती थी। आखिरकार उसने उस भावना को समझा और उसने उस अपराध बोध को भी समझा जो उसने 20 वर्षों से अधिक समय तक सहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि जिना की वृद्धि इतनी आश्चर्यजनक रही है, चू यूचेन ने धीमी आवाज में कहा, और उसने अपनी बाहों में सो रही बेटी को कसकर गले लगा लिया। भले ही उसके पास अब कोई गहरी ताकत नहीं थी, फिर भी युन वुक्सिन के लिए वो हमेशा दुनिया में समर्थन का सबसे गर्म और सबसे बड़ा स्तंभ रही थी। जैसा कि यह पता चला है, उसके पास वास्तव में एक पिता है जो मिथक और किंवदंती से परे चला गया है। ठीक है, ये बहुत बुरा है कि उसके पिता की किंवदंती पहले ही समाप्त हो चुकी है, यूचे ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, और जब उसने ये शब्द कहे तो आश्चर्यजनक रूप से उसके दिल को थोड़ी सी भी हानि महसूस नहीं हुई।
उसे इस बात का हल्का सा अंदाजा था कि यू वुक्सिन की असामान्य प्रतिभा और योग्यता का शायद उससे कुछ लेना देना है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि उसे उसका फीनिक्स वंश और उसका ड्रैगन गॉड वंश विरासत में मिला था, बल्कि उसकी गहरी नसों की असामान्यता भी संभवतः इसी कारण थी। उसके दुष्ट ईश्वर की गहरी रगों से कुछ प्रभाव। भले ही उसने अपनी सारी शक्ति खो दी थी, फिर भी वह अपनी बेटी को एक प्रभावशाली और ईर्ष्यापूर्ण प्राकृतिक योग्यता देने में सक्षम था, और परिणामस्वरूप उसके दिल में संतुष्टि बाकी सभी चीजों से अधिक थी। चू यूचेन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने माथे पर लगी कुछ गंदगी को हल्के से साफ किया। इतने समय तक यहाँ रहने के बावजूद आप यहाँ से जाने को तैयार नहीं हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते कि बाकी लोगों का सामना कैसे करना है? वह इतने कम समय में इतना वृद्ध और निराश हो गया था, इसलिए कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि उसका दिल और आत्मा किस तरह की खाई में गिर गया था। इसके अलावा वह पहले ही उस तरह की खाई से गुजर चुकी थी जिसमें वह गिरा था, तो वह समझ गई कि वह किस प्रकार की निराशा से गुजर रहा था। इतने वर्षों पहले जब उसने अपनी गहरी नसें विस्फोटित कर ली थीं, तब उसके मन में केवल मृत्यु थी। ये यून चे ही था जिसने उसे गहरी खाई से वापस खींच लिया था, और उसके बाद उसने किसी तरह चमत्कारिक ढंग से उसे बचा लिया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने सिर हिलाकर हल्का सा सिर हिलाने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। चू यूचेन ने धीरे से कहा, भले ही आपने इतनी सारी तूफानी लहरों को पार किया है और अनगिनत दुनिया देखी है जिनकी अन्य लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपका स्वभाव पूरी तरह से अपरिवर्तित है। आप हमेशा दूसरों की रक्षा करने के आदी रहे हैं। वास्तव में कोई दूसरों की रक्षा करने की आपकी इच्छा को दबंग भी कह सकता है। आप हमेशा अन्य लोगों के समर्थन का स्तंभ बन जाते हैं, फिर भी आप दूसरों से समर्थन स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके लिए बोझ बन गए हैं। यू चे, इतने सालों पहले जो कुछ हुआ था, उसे याद करते हुए मुझे उन 2 फ्लड ड्रैगन द्वारा एक निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया गया था, और उन्हें मारने के लिए मेरे पास अपनी गहरी नसों को विस्फोट करने और अपन बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसने इस घटना का जिक्र किया तो उसकी आवाज शांत और सौम्य थी। उस समय मैं ये स्वीकार करने में असमर्थ थी कि मैं अपंग हो गई थी और मैं केवल ये सब खत्म करने के लिए मरना चाहती थी। क्या तुम्हें अब भी याद है कि कैसे तुमने मुझे उस दलदल से बाहर निकाला था, मेरी मरने की इच्छा से मुझे बाहर निकाला था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे के होंठ थोड़े हिले। मेरी रक्षा करने के लिए, और इससे भी अधिक मुझे अपने दृढ़ संकल्प को साबित करने के लिए, ड्रैगन गॉड परीक्षण मैदान में प्रवेश करते समय आप मुझे अपने साथ ले गए। इस तरह न केवल परीक्षण अधिक कठिन हो गया, बल्कि आपको ये भी करना पड़ा मेरी सुरक्षा पर कुछ ध्यान लगाओ। उस समय क्या आपने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैं आप पर बोझ हूँ? उसने पूछा। ये वह समय था जब उसने उसकी इतनी निष्ठापूर्वक रक्षा की थी कि उसके दिल की सारी ठोस बर्फ पिघल गई थी और जीने की उसकी इच्छा भी उसके कारण फिर से जागृत हो गई थी। इस हद तक कि उसके जाने के बाद भी मर गई। वह अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने संप्रदाय को धोखा देने और छोड़ने को तैयार थी। उसे उस निर्णय पर कभी पछतावा या नाराजगी नहीं हुई। यून चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम कभी भी मेरे लिए बोझ कैसे बन सकते हो? फिर क्या तुमने मेरी रक्षा करने और मुझ पर भरोसा करने की भावना का आनंद लिया? उसने उससे फिर पूछा। एक बार फिर यू चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। जब यही मामला है, तो आप उन पर भरोसा करने को तैयार क्यों नहीं है? चू यूचेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। आपके माता पिता और आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी पत्नियां, वे सभी आपसे प्यार करते हैं, और वे आपसे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि आप मजबूत हैं। वे आपसे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं। वे आपसे इसलिए प्यार करते हैं कि आप कौन हैं, और वे आपसे प्यार करते रहेंगे क्योंकि आप उनके साथ एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आप पर भरोसा करने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से एक प्रकार की खुशी है।
लेकिन अगर वे आप पर भरोसा करने में सक्षम थे, अगर वे आपकी रक्षा के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर सकते थे, तो उन सभी लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, ये भी खुशी का एक रूप कैसे नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आपने उनकी रक्षा की, वैसे ही जैसे उन्होंने आप पर भरोसा किया। युन चे उन शब्दों से स्तब्ध रह गया और ऐसा लगा मानो उसके दिल में कुछ चुपचाप पिघल गया हो। उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से हंसते हुए कहा, मैं वास्तव में एक पूरी तरह से मूर्ख व्यक्ति हूँ। ये सोचना कि मैं इतनी सीधी और स्पष्ट बात भी नहीं समझ सका। दरअसल, अगर यह कल की बात है और वह कोई और होता जिसने बिल्कुल वही बातें कही होती जो चू यूचेन ने कही थी, तो उसका दिल अभी भी उस निराशा से बच नहीं पाता जो उसमें छाई हुई थी। चू यूचेन के शब्दों ने उसके दिल की आखिरी बाधा को ही दूर कर दिया था। जो वास्तव में बदल गया था वह युन चे की अपनी मानसिकता थी। मुझे एक और बात भी कहनी है। जो शब्द आपने मुझे इतने वर्षों पहले कहे थे, वे मुझे आज भी स्पष्ट रूप से याद हैं, और मैं उनमें से एक भी शब्द नहीं भूला हूँ, चू यूचेन ने धीरे से कहा जैसे ही उसने युन चे की ओर देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या खोया है, जब तक मैं अपना जीवन नहीं खोता, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं निश्चित रूप से उस आशा को पुनः प्राप्त कर पाऊंगा जो मैंने खो दी है। जीवित रहना सभी की सबसे बड़ी आशा है। जीवित होने का मतलब है कि सब कुछ अभी भी संभव है। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे की निगाहें कठोर हो गईं। यही वो शब्द थे जो उसने दहाड़ते हुए चू यूचेन से कहे थे वे वर्ष पहले जब उसने अपनी गहरी नसों में विस्फोट कर लिया था और मरने की इच्छा से भर गई थी। उसने चू यूचेन का हाथ कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराया। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से रोया था कि उसके सारे आंसू सूख गए थे, किसी अजीब कारण से उसकी आंखों के किनारे एक बार फिर से गीले हो गए थे। उसे चू यूचेन के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में आ गया था। वह न केवल उसके दिल के अंदर की सारी काली धुंध को मिटा देना चाहती थी, बल्कि वह ये भी चाहती थी कि वह आशा से जुड़ा रहे। छोटी परी, उसने धीरे से पुकारा, तुम चिंता मत करो, मैं अच्छी तरह से जीना जारी रखूंगा। क्योंकि मेरे पास तुम हो, मेरे पास वुक्सिन है, मेरे पास एक पिता और माँ है जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय मानते हैं। मेरी पत्नी ब्लू विंड महारानी है, मेरा मंगेतर महाद्वीप की नंबर 1 देवी है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, तो मेरे पास किसी और की तुलना में अधिक खुशहाल जीवन न जीने का क्या कारण है। भले ही अब मेरे पास अपने शेष जीवन के लिए गहन शक्ति न हो, मुझे बहुत लंबे समय तक जीने का प्रयास करना होगा, 100 साल, 1000 साल। जैसे ही वह बड़ी होगी मैं वुक्सिन के साथ रहूंगा। मैं आप दोनों, माँ और बेटी का जो कुछ भी बकाया है, उसे चुकाऊंगा हजारों गुना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जो हाथ चू यूचेन का हाथ पकड़ रहे थे वे धीरे धीरे मजबूत होते गए और इस बार उसने इस हाथ को कभी जाने नहीं दिया। अच्छा, जैसे ही उसने उसकी आंखों की ओर देखा, चू यूचेन की आंखें भी धुंधली हो गईं। याद रखें कि आपने अभी क्या कहा था। यदि आप भूल गए तो मैं इसे शब्दशः दोहराऊंगा। उसके बाद उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। युन चे को अचानक अपने ऊपर एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। छोटी परी, इसमें क्या खराबी है? पिए फेफ्ट, युन चे के शरीर पर खून की एक लाल धार बिखर गई और ऐसा लगा जैसे लाखों लाल रंग की स्टील की सुइयां युन चे की आंखों, दिल और आत्मा में चुभो दी गई हो। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1367 विकल्प। युन वुक्सिन ने तुरंत अपनी आंखें खोली। वह एक पल में चू यूचेन के आलिंगन से निकलकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। एक भी शब्द कहे बिना उसका छोटा हाथ तेजी से बढ़ा और उसकी मां की छाती पर दब गया। गहन ऊर्जा का एक अत्यंत कोमल प्रवाह चू यूचेन की जीवन नस के चारों ओर लिपटा हुआ था, जबकि यह उसकी उत्तेजित ऊर्जा और रक्त को दबाने का भी प्रयास कर रहा था। वह अत्यधिक एकाग्र हो गई, लेकिन वह इतनी चौंक गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। माँ, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। युन चे के हाथ पर जो गर्म खून छिड़का गया था उसमें असामान्य ठंडे इरादे के हल्के निशान थे।
उसके डर और आश्चर्य के बीच यू चे का शरीर हिंसक रूप से आगे की ओर लड़खड़ा गया और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह समय पर खड़ा नहीं हो सका, इसलिए उसने तेजी से चू यूचेन की बाह पकड़ ली। उसने अपने दांत भींच लिए और खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ फिर भी अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। चू यूचेन का रंग सफेद था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उसकी तुलना में कहीं अधिक शांत थी। उसने धीरे से अपने मुंह के कोने को पोंछते हुए कहा, चिंता मत करो, ये कुछ ऐसा है जो कभी कभार होता है। मैं पहले से ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने कुछ नहीं कहा और चू यूचेन की बाह को पकड़ने वाली उंगलियां अलग अलग अंतराल पर कड़ी और शिथिल हो गईं। भले ही उसने अपनी सारी गहन शक्ति खो दी थी, कम से कम उसके पास अभी भी उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल और मानव शरीर के बारे में उसका गहन ज्ञान था। उसका खून और ऊर्जा बेहद कमजोर थी और बेहद ठंडी भी। उसने तुरंत स्थिति का पता लगा लिया। चू यूचेन ने अपने पूरे जीवन में बर्फ पर आधारित गहन कला विकसित की थी, इसलिए ठंडी ऊर्जा उसके शरीर में भर गई। भले ही उसने अपनी गहन कला को नष्ट कर दिया था, लेकिन दशकों से उसके शरीर में जमा हुई ठंडी ऊर्जा इतने कम समय में नहीं फैलेगी। लेकिन उसकी गहन शक्ति को देखते हुए, जो उस समय सम्राट प्रोफाउंड दायरे के स्तर पर थी, ये ठंडी ऊर्जा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अगर वह इसे थोड़ा सा निर्देशित करेगी तो ये बहुत पहले ही फैल जाएगी। हालांकि उस समय जब चू यूचेन गर्भवती थी तो दूसरों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसने अभी भी जिन में यून वूक्सिन की रक्षा के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया था, इस हद तक कि उसकी गहरी नसें सूख गईं और मर गईं, और फिर वह अभी भी जीवित थी। यू वूक्सिन के जन्म से गुजरना पड़ा। परिणाम स्वरूप उसने अपनी सारी गहन शक्ति खो दी थी और उसका शरीर अत्यधिक हद तक कमजोर हो गया था। उसके शरीर में ठंडी ऊर्जा निस्संदेह एक भयानक अभिशाप बन जाएगी जो उसके जीवन को नष्ट कर देगी। फिर भी अच्छी बात यह थी, चू यूचेन के पास अब उसकी गहरी ताकत नहीं थी। उसके अंदर अभी भी उसके ड्रैगन भगवान की आभा के कुछ निशान थे, जिसने उसे कई वर्षों तक इस स्थिति को सहन करने की अनुमति दी थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो भी। जैसे ही उसने उस छोटे से हाथ को देखा जिसे यून वूक्सिन चू यूचेन की छाती पर दबा रहा था, उसकी नजर थोड़ी हट गई। इस मोड़ पर वह बेहद आश्वस्त था कि अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि यून वूक्सिन ने इतनी कम उम्र में गहरी ताकत हासिल कर ली थी और इतनी असामान्य गति से बढ़ी थी, तो चू यूचेन ने निश्चित रूप से बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता। उसने चू यूचेन की बाह को छोड़ दिया क्योंकि उसने अपने दिल में राहत की एक छोटी सी सांस ली। उसके बाद उसे प्रसन्नता और निरंतर भय दोनों का अनुभव हुआ। उनका उत्साह इस तथ्य से उपजा था कि स्थिति को बचाया नहीं जा सकता था, और लगातार बना रहने वाला डर इस तथ्य से उपजा था कि अगर उन्हें कुछ साल बाद माँ और बच्चा मिल जाता तो उन्हें एक अकेला और दयनीय यून वूक्सिन मिलता। चू यूचेन का रंग अंततः बेहतर हो गया और तभी यू वूक्सिन ने बहुत सावधानी से अपना हाथ हटा लिया। उसके बाद उसने चिंतित स्वर में कहा, माँ, क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? क्या अब भी कहीं दर्द हो रहा है? चू यूचेन ने अपनी बेटी के लंबे बालों को धीरे से संवारते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें गर्मजोशी से भरी थीं और अलग होने की अनिच्छा से। वह इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थी कि उसका अपना शरीर किस अवस्था में है। वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और वह पहले से ही बेहद आभारी थी कि स्वर्ग इतना दयालु था कि उसने उसे 11 साल की उम्र तक वूक्सिन के साथ रहने और फिर से यू चे से मिलने की अनुमति दी। एकमात्र चीज जो बची थी वह थी उनसे अलग होने की बड़ी अनिच्छा। उसे कोई नाराजगी या दुख महसूस नहीं हुआ। वूक्सिन, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी, यून चे ने कहा। उन शब्दों के कारण यून वूक्सिन ने तुरंत अपना चेहरा उसकी ओर कर लिया। चू यूचेन ने भी अपनी खूबसूरत आंखें उठाईं और वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। पिताजी, क्या आप जो कह रहे हैं सच है? लड़की ने धीरे से पूछा। उसकी आंखें चमकते आंसुओं से भर गईं, जो केवल इसलिए नहीं गिरे थे क्योंकि उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। बेशक, यू चे ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हारे पिता एक प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं? प्रतिभाशाली?
डॉक्टर यू वुक्सिन ने धीरे से मंत्रोच्चार किया और वह नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था या वह उन 2 शब्दों से स्तब्ध थी। क्या सचमुच कोई रास्ता है? चू यूचेन की खूबसूरत आंखें आशा से चमक उठी। युन चे ने शांति से माँ और बेटी दोनों को देखते हुए अपना सिर हिलाया। आपके पास ड्रैगन भगवान की शक्ति है जो मुझसे आई है, इसलिए भले ही आपके पास अब कोई गहन शक्ति न हो, आपके शरीर के अंदर की ठंडी ऊर्जा आपकी जीवन शक्ति को इतनी आसानी से नष्ट नहीं करेगी। मेरे पास आपको पूरी तरह से ठीक करने की एक विधि है और अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी चिकित्सा कला में लिंग र और मेरे गुरु मौजूद है। मेरे गुरु दुनिया के सबसे महान चिकित्सक हैं और वह एकमात्र है चिकित्सा संत की उपाधि के योग्य। अभी वह मायावी दानव क्षेत्र में है और जब तक वह आसपास है, वह न केवल आपको पूर्ण स्वास्थ्य में वापस लाने में सक्षम होगा, बल्कि वह आपकी मुरझाए और मृत गहरी नसों को भी पूरी तरह से बहाल करने में सक्षम होगा। जब उसने ये शब्द कहे तो वह जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था, क्योंकि ये आराम या सांत्वना देने वाले शब्द नहीं थे। यू गू की क्षमता को देखते हुए वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम था। उस समय लिटिल डेमन महारानी की स्थिति चू यूचेन की वर्तमान स्थिति से 100 गुना बदतर थी और इसने उसे पूरी तरह से असहाय बना दिया था। लेकिन युन गू ने केवल कुछ शब्द ही कहे थे और सू लिंगर की मदद से उसने लिटिल डेमन महारानी को उस स्थिति से बचाया था जो उसके जीवन को खतरे में डाल रही थी। ये केवल अफसोस की बात थी कि वह अब स्काई पॉइजन पल का उपयोग नहीं कर सकता था, अन्यथा वह शेनशी द्वारा दी गई आध्यात्मिक अमृत की एक बूंद पुनः प्राप्त कर सकता था। यह न केवल चू यूचेन को थोड़े समय में पूरी तरह से ठीक होने की अनुमति देगा, बल्कि यह उसकी गहन शक्ति को सीधे दैवीय मार्ग में प्रवेश करने की भी अनुमति देगा। आखिरकार यह एक दैवीय वस्तु थी जिसके कारण राजाओं के मुंह में भी पानी आ जाएगा। एक दिव्य वस्तु जिसे सामान्य तारा लोकों के राजाओं के पास भी सूंघने की योग्यता नहीं थी, उन लोगों के बाकी गहन अभ्यासियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी शेनशी ने कई लाख वर्षों का ये संसाधन उसे दे दिया था। यू चे की बातें सुनकर यू वुक्सिन की तारों भरी आंखें चमक उठी और उसके आंसू छलक पड़े रुका हुआ था और आखिरकार बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर टपकने लगा। क्या ये सचमुच सच है? क्या ये सचमुच सच है? एक पिता अपनी बेटी को धोखा नहीं देगा। युन चे ने हल्के से उसके सिर को सहलाया। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारे पिता वास्तव में एक प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं और यही कारण था कि तुम्हारे माता और पिता की पहली मुलाकात भी हुई थी, चू यूचेन ने धीरे से कहा। इतने वर्षों पहले वह एक दूर की नजर से उसके शरीर में ठंडे जहर को महसूस करने में सक्षम था। बात बस इतनी थी कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह संक्षिप्त क्षण, जब वे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, उसकी पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। चूंकि उन्होंने ये शब्द कहे हैं, ये निश्चित रूप से सच है। माँ बेहतर हो जाएंगी और हमेशा साथ रहेंगी। वुक्सिन। युन वुक्सिन के लिए उसके कानों में जो शब्द गूंज रहे थे, वे निस्संदेह दुनिया की सबसे सुंदर ध्वनि थे। यह इतना सुंदर था कि उसने पाया कि उसे एक पल के लिए भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर थी एक सपना। युन चे ने एक फीकी मुस्कान दी, लेकिन उसे अपने दिल में भयंकर चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। वह केवल 11 वर्ष की थी, लेकिन इतने वर्षों से वह निस्संदेह चुपचाप अपनी मां को खोने के दबाव और दर्द को सहन कर रही थी। पल यू वुक्सिन जैसी छोटी लड़की के लिए यह एक अवर्णनीय क्रूरता थी। इस प्रकार उसने बहुत सावधानी से किसी को भी इस बांस के बगीचे में एक कदम भी रखने से रोक दिया था, क्योंकि वह किसी को भी अपनी मां के सिर पर एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहती थी। बेशक वह करेगी। युन चे ने जोर से सिर हिलाने से पहले उसकी आंखों की ओर देखा। आपकी मां हमेशा आपके साथ रहेंगी, भले ही हजारों साल बाद या दसियों हजार साल बाद भी वह आपको नहीं छोड़ेंगी। तो फिर पापा भी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, है ना? उसकी आवाज और भी अधिक धीमी हो गई थी और यू चे की आकृति उसकी धुंधली आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी, साथ ही एक अतुलनीय बिल्लोई और चमकदार रोशनी के साथ।
बेटियां हमेशा अपने पिता को आदर्श मानती थीं। ऐसा करने के लिए उन्हें किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी, यह एक प्रकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। एक बेटी के दिल में अपने पिता से निकलने वाले प्रकाश के छोटे छोटे धब्बे कई गुना बढ़ जाते हैं, और कभी कभी 10 या 100 गुना भी। भले ही उसके सामने पिता केवल एक शाश्वत अपंग ही क्यों न हो, वह इस समय उसके दिल में पहले से ही पहाड़ जितना ऊंचा हो गया था। अवश्य मैं करूंगा, उसने एक बार फिर सिर हिलाया। हालांकि जब उसने दूरी में देखा तो उसने चू यूचेन और युन वूक्सिन के हाथ पकड़ लिए। उसके दिल में अब कोई अंधेरा धुंध या झिझक नहीं थी। यूचेन, वूक्सिन, मेरे साथ यह जगह छोड़ दो। बाहर की दुनिया अब खतरनाक नहीं रही। ये परिवार के सदस्यों और ऐसे लोगों से भरा है जो हमारी रक्षा करेंगे। मास्टर और लिंगर आपको पूरी तरह से ठीक होने में मदद करेंगे। जुएर और कयाई यह सुनिश्चित करेंगे कि वूक्सिन ठीक से विकसित हो। आइए वूक्सिन को घर लाएं ताकि वह अपने पूर्वजों और अपने परिवार को पहचान सके। उसके दादा और दादी निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। इतने वर्षों पहले जब मेरी माँ को आपकी स्थिति के बारे में पता चला तो वह रो पड़ी और उन्होंने मुझसे हर कीमत पर आपको ढूंढने का आग्रह किया। भले ही इतने वर्षों की देरी हो गई हो, आखिरकार मैं उन्हें अनुमति दे सकती हूँ। उसके दिल से उस भारी बोझ को नीचे करो। बाहरी दुनिया, दादाजी, दादी। यू वूक्सिन की गंभीर आंखों की रोशनी और भी अधिक चमकदार हो गई, लेकिन उसके बाद उसने अपनी मां की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए इसे चुपचाप छिपा लिया। ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट के चू यूचेन ने अपना सिर हल्का सा हिलाया, जिससे युन वूक्सिन की तारों भरी आंखों में भी सबसे तेज रोशनी चमक उठी। फीनिक्स खंडहर परीक्षण मैदान के भीतर फीनिक्स की लाल आंखें धीरे धीरे उसके सामने काली दुनिया में खुल गईं। युन चे एक बार फिर इस स्थान पर आया था और उन आंखों को देखकर उसने गंभीरता और आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। फीनिक्स स्पिरिट, मुझे मेरा दूसरा जीवन देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि युन चे वर्तमान में केवल एक साधारण नश्वर व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे चुका सकता हूं, और केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूं वह है इसे अपनी स्मृति में अंकित करना। वे लाल आंखें एक पल में उसके शरीर पर जम गईं और उसके बाद फीनिक्स की आवाज इस अंधेरी जगह में गूंज उठी, तुम्हारी मानसिकता और तुम्हारे दिल की स्थिति पहले ही बदल चुकी है। ऐसा लगता है कि आपने उन्हें पहले ही पा लिया है। युन चे ने अपना सिर उठाया और कुछ हद तक असहाय अंदाज में कहा, जैसा कि अपेक्षित था, आप बहुत पहले से जानते थे कि वह मेरी बेटी थी। उसे न केवल विरासत में मिला आपके मूल रक्त से शुद्ध और शुद्ध फीनिक्स आभा, उसके शरीर में ड्रैगन भगवान की आभा भी थी, और एक फीकी और कमजोर दुष्ट भगवान की आभा। एकमात्र संभावना ये थी कि वह आपकी संतानों में से एक थी, फीनिक्स स्पिरिट ने कहा। आपने मुझे शुरू से ही यह क्यों नहीं बताया? युन चे ने पूछा। हालांकि उसने कमोबेश उत्तर के बारे में सोच रखा था। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर से गहरी खाई में गिरना, ये भारी और क्रूर झटका भी कुछ ऐसा है जो आपके दिल और दिमाग को क्रोधित और मजबूत कर देगा। पहले आपके दिल और दिमाग पर जितनी भारी उदासी छाई हुई थी, उन्हें पा लेने के बाद यह आपके लिए उतना ही अधिक चमकदार होगा। वास्तव में, यदि यह संभव होता, तो मुझे आशा होती कि यह प्रक्रिया और भी लंबे समय तक जारी रहती। युन चे ने अपना सिर हिलाया और कड़वी हंसी देते हुए कहा, अगर ये लंबे समय तक चलता रहा, तो मुझे डर है कि मैं पतन के कगार पर पहुंच गया होता। आज मैं आपसे विदाई लेने आया हूँ। युन चे का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। भले ही मेरा जीवन छोटा रहा हो, फीनिक्स ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। भले ही मैं इस जीवन में कभी भी फीनिक्स की लपटों को प्रज्वलित नहीं कर पाऊंगा, वूक्सिन को मेरी फीनिक्स वंशावली विरासत में मिली है। भविष्य में उसका शरीर निश्चित रूप से मेरी तुलना में भी अधिक चमकदार फीनिक्स लौ के साथ जलेगा। हे, फीनिक्स स्पिरिट ने हल्की सी हंसी उड़ाई। यह उस गर्म और शक्तिशाली हंसी की तुलना में था जो उसने इतने साल पहले छोड़ी थी। जो हल्की हंसी उसने अभी छोड़ी थी वह गहरी हंसी से भरी हुई थी। कमजोरी, मेरा समय भी लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे डर है कि मैं उस दिन तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा। तथापि
उसकी आवाज थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर उसने अतुलनीय रूप से धीमी और सौम्य शैली में कहा, क्या आप वास्तव में सामान्य जीवन में लौटने के लिए संतुष्ट हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे की निगाहें कठोर हो गईं और पूरे 10 सांस बाद वह अंततः अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, मुझे आशा मिलेगी, लेकिन अगर मैं वास्तव में इसे नहीं पा सका तो भी यह होगी भी ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो सत्ता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय फीनिक्स स्पिरिट अचानक खामोश हो गई, लेकिन उसकी लाल आंखों से रोशनी हल्की हल्की टिमटिमाती रही। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ सोच रहा हो। ये भारी सन्नाटा बहुत देर तक कायम रहा। जब यूचे अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक फीनिक्स स्पिरिट की आवाज हवा में गूंजी, एक ऐसा तरीका है जो शायद आपकी शक्ति को एक बार फिर से जगाने में सक्षम हो सकता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उन शब्दों के कारण यूनचे का दिल उसी क्षण रुक गया। उसके बाद उसका चेहरा, एक चेहरा जो पूरी तरह से शांत था, जैसा कि उसने कहा था ये भी ठीक होगा, अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और वह कांप रहा था उस पर काफी तीव्रता से। उन्होंने कहा, आप जो कह रहे हैं सच है। कौन सी विधि? कौन सी विधि? हाँ, ये सच था कि उसने अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर लिया था, लेकिन क्या वह संतुष्ट था? वह कैसे संतुष्ट हो सकता है? मैंने आपको पहले बताया था कि निर्वाण की लपटों से पुनर्जन्म लेने वाली एकमात्र चीज मूल रूप से सिर्फ आपका जीवन था, और आपके पास पहले से मौजूद सारी शक्ति मर गई थी। दूसरे शब्दों में, वे सभी अभी भी आपके शरीर के भीतर हैं। बात बस इतनी है कि वे तेरे साथ ही मर गए, परंतु तेरे साथ पुनर्जीवित नहीं हुए। वास्तव में विधि क्या है? युन चे सीधे धीमी आवाज में चिल्लाया, क्योंकि उसे जानने की इच्छा हुई। जल्दी करो और मुझे बताओ, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं निश्चित रूप से इसे करने का कोई तरीका सोचूंगा। ये कठिन नहीं है। इसके विपरीत कोई यह कह सकता है कि यह अविश्वसनीय रूप से आसान है। यह आपके लिए बस इतना ही है। यह एक बेहद क्रूर विकल्प होगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फीनिक्स स्पिरिट के शब्दों ने यू चे के चेहरे पर घबराहट भर दी। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि फीनिक्स आत्मा ने उससे पहले कहा था कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मृत दुष्ट ईश्वर की शक्ति को जगा सके, जब तक कि किसी को दुष्ट ईश्वर के अविनाशी रक्त की एक और बूंद न मिल जाए। फिर भी अभी उसने ये कहा आसानी से पूरा किया जा सकता है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1368 दुनिया में वापसी। आपके दुष्ट भगवान की गहरी नसें दुष्ट भगवान के अविनाशी रक्त की एक बूंद से बनाई गई थी, और यह वह रक्त था जिसमें उसकी मूल शक्ति का अंतिम भाग समाहित था। यही कारण है कि दुष्ट भगवान की गहरी नसें आपके शरीर के अंदर आकार लेने में सक्षम थी। इसके अलावा एक सेकंड दुष्ट ईश्वर के अविनाशी रक्त की बूंद इस दुनिया में मौजूद नहीं है। दूसरे शब्दों में, कोई दूसरा दुष्ट ईश्वर कभी नहीं होगा। दूसरी ओर, आप में अभी भी दुष्ट ईश्वर की गहरी नसें हैं। यहाँ समस्या यह है कि यह मर चुका है या पूरी तरह से स्थिर हो गया है। अगर मैं इसका बेहतर वर्णन करूं, यदि दुनिया में कोई एक चीज है जो आपकी शांत हुई दुष्ट ईश्वर की गहरी नसों को फिर से जागृत कर सकती है, तो वह होगी दुष्ट ईश्वर की मूल शक्ति। यू चे फीनिक्स स्पिरिट के हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन इसकी अंतिम पंक्ति ने अचानक उसकी भौहें सिकोड़ ली। आप इसका मतलब यह नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि आपने इसे पहले ही नोटिस कर लिया है। फीनिक्स स्पिरिट ने आगे कहा, आपकी बेटी ने इस औसत स्तर से कोई संसाधन हासिल नहीं किया है, और उसने निश्चित रूप से अपने जीवन में किसी असाधारण अनुभव या गहन भाग्य का अनुभव नहीं किया है। हालांकि उसकी गहन ऊर्जा एक अपरंपरागत दर से बढ़ती रही है, जब तक कि वह उस स्तर तक नहीं पहुंच गई जहां इस स्तर पर अनगिनत गहन अभ्यासकर्ताओं ने अपने पूरे जीवन में पहुंचने का सपना भी नहीं देखा था। उसका विकास निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसे फीनिक्स की रक्तरेखा और ड्रैगन गॉड की रक्तरेखा अकेले हासिल कर सकती है।
इसलिए वह इतनी तेजी से बढ़ने में सक्षम होने का मुख्य कारण यह है कि उसकी गहरी नसों को आपसे दुष्ट भगवान की दिव्य आभा विरासत में मिली है। यू चे केवल एक चीज जो दुष्ट भगवान की गहरी नसों को जागृत कर सकती थी, वह दुष्ट भगवान की दिव्य आभा की जीवंत ताजा उपस्थिति थी। इतना ही नहीं, आपकी बेटी की गहरी रगों में मौजूद ईविल गॉड दिव्य आभा अपनी तरह की आखिरी आभा हो सकती है, और आपके शरीर के अंदर ईविल गॉड की गहरी नसों को फिर से जागृत करने का आपका आखिरी मौका हो सकता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने विधि के बारे में फीनिक्स स्पिरिट से और अधिक सवाल करने की कोशिश नहीं की। वास्तव में उसका पहले से बमुश्किल नियंत्रित उत्साह पूरी तरह से गायब हो गया था। संक्षेप में, ये संभावना है कि यदि मैं आपकी बेटी की गहरी नसों के अंदर रहने वाले दुष्ट भगवान की दिव्य आभा को निकालकर उसे आपकी नसों में स्थानांतरित कर दूं, तो आपकी मृत ईविल ईश्वर की गहरी नसें जागृत हो जाएंगी। दुष्ट भगवान की दैवीय शक्ति के बारे में मैं जो जानता हूँ, उसके अनुसार इस ऑपरेशन के सफल होने की संभावना लगभग 20% है, यदि अधिक नहीं है। अभी यू चे की ईविल गॉड की गहरी नसें एक विलुप्त ज्वालामुखी की तरह थी। युन वुक्सिन की गहन रगों में रहने वाला दुष्ट ईश्वर की दिव्य आभा उनकी लपटों को फिर से जगाने का एकमात्र मौका था। दुष्ट ईश्वर की दिव्य शक्ति आपके पास एकमात्र दिव्य शक्ति नहीं थी। दूसरों के लिए यह एक ईश्वरीय उपहार होगा यदि वे आपको उपहार में दी गई कई दिव्य शक्तियों में से एक को भी संरक्षित करने में कामयाब रहे। हालांकि आप अपनी दिव्य शक्तियों के साथ पूरी तरह से सह अस्तित्व में रहने में सक्षम थे, है ना? मुझे यकीन है कि आपने अब तक अनुमान लगा लिया होगा कि दुष्ट ईश्वर की दिव्य शक्ति ही संभवतः वह कारण थी जिसके कारण आप उन सभी को नियंत्रित करने में सक्षम थे। दुष्ट ईश्वर की दिव्य शक्ति आपके पास सर्वोच्च शक्ति है। यदि इसे सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा सकता है, तो आपकी बाकी दिव्य शक्तियां अपने आप जागृत हो सकती हैं और आपको आपकी पूर्व ऊंचाई पर लौटा सकती हैं। फीनिक्स स्पिरिट का आकलन सही था। दुष्ट भगवान की दैवीय शक्ति निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च शक्ति थी जो युनचे के पास वर्तमान में थी, और संभावना है कि उसकी बाकी दैवीय शक्तियां उसके दुष्ट भगवान की दैवीय शक्ति के साथ जागृत होंगी, बहुत अधिक थी। इसके अलावा फीनिक्स स्पिरिट ने स्वयं कहा था कि संभावना है कि वह अपने ईविल गॉड दिव्य शक्ति को फिर से जागृत करने में सक्षम हो सकता है, 20% से अधिक था। हालांकि युन चे न केवल इस खबर से जरा भी खुश नहीं दिख रहा था, बल्कि उसका चेहरा भावनाओं से इतना शून्य था कि यह डरावना था। उन्होंने पूछा, अगर मेरी बेटी की गहरी नसों से दुष्ट भगवान की दिव्य आभा निकाल दी जाए तो उसका क्या होगा? उद्धरण चिन्ह वह अब तक जमा की गई सारी गहरी ऊर्जा खो देगी। उसकी गहरी नसें भी नश्वर स्तर पर लौट आएंगी। इसकी भी संभावना है कि वह उद्धरण चिन्ह ऑपरेशन से अप्रत्याशित मात्रा में क्षति होगी या यहाँ तक कि अपंग हो जाऊंगा। क्या मैं सही हूँ? युन चे ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, ये सही है। फीनिक्स स्पिरिट ने अपनी लाल आंखें सिकोड़ने से पहले कहा, मैं आपके दिल और आत्मा से कह सकता हूं कि आप ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन मुझे फिर भी आपको याद दिलाना होगा कि आपके पास संकोच करने या चुनने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। आपकी बेटी इस समय 11 साल की है और उसकी गहरी नसें अभी तक पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई है। एक बार जब वह 16 वर्ष की हो जाएगी तो दुष्ट भगवान की दिव्य आभा उसके साथ पूरी तरह से विलीन हो जाएगी। परिपक्व गहरी नसें, तब तक उससे दुष्ट भगवान की दिव्य आभा निकालने में बहुत देर हो चुकी होगी। और फिर क्या? युन चे की आंखों का तापमान कई डिग्री तक नीचे चला गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके सामने जो अस्तित्व था वह एक दाता था जिसे वह जीवन भर चुकाने में सक्षम नहीं हो सकता था, और यह सब अभी जो कर रहा था वह उसे एक संभावना के बारे में सूचित कर रहा था। फीनिक्स स्पिरिट को मुस्कुराने से पहले उसकी आंखें तुरंत सामान्य हो गईं। क्षमा करें, मैं फीनिक्स भगवान से यह उम्मीद नहीं कर रहा था, जिसने सच्चे देवताओं की इच्छा विरासत में ली है, वह मेरे साथ मजाक करेगा। फीनिक्स स्पिरिट, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपनी बेटी के भविष्य को ठीक होने के लिए बदल सकूं।
कोई भी पिता ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। जब वह ये कह रहा था तो जिंग ज्यूकॉन की आकृति अचानक उसके दिमाग में घूम गई और उसकी भौहें कुछ सेंटीमीटर नीचे की ओर झुक गईं। एक निश्चित जानवर को छोड़कर जिसने अपनी सारी मानवता खो दी है, यानी भले ही विधि की सफलता की गारंटी हो, भले ही यह पता चले कि उसकी शक्तियां 10 गुना या यहाँ तक कि सैकड़ों गुना बढ़ जाएंगी, फिर भी वह प्रभावित नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह एक ऐसा चुनाव था जो वह कभी नहीं करेगा। मैंने कभी अपने आप को एक अच्छा इंसान नहीं माना, लेकिन मैं कोई ऐसा जानवर नहीं हूँ जो सुअर या कुत्ते से भी कमतर हो। यू चे की नश्वर आंखें अचानक असाधारण ठंडक से चमक उठी। मैं वुक्सिन के 11 साल के पितृत्व का ऋणी हूँ। जब वह पैदा हुई थी तब भी मैं उसके पास नहीं था। अब जब मैंने आखिरकार अपनी बेटी को वापस पा लिया है, तो मैं उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक खत्म कर दूंगा। युन चे ने बाहर निकलने की ओर आधा मुड़ने से पहले एक सांस में अपनी धुंधली भावनाओं को दूर कर दिया। फिर भी मुझे इस विधि के बारे में सूचित करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। मुझे फीनिक्स बैरियर से लगातार 12 वर्षों तक मेरी पत्नी और बेटी की रक्षा करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। मुझे संदेह है कि मैं अगले जन्म में भी यह ऋण चुका पाऊंगा। आपको इस पर इतनी गहराई से ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उस समय आपने इस स्थान पर प्रत्येक फीनिक्स वंशज को बचाया था और मुझे उन्हें उनके रक्त संबंधी अभिशाप से मुक्त करने का एक कारण दिया था। ये वह अच्छा कर्म है जिसके आप हकदार हैं। ये भी ठीक है। शायद आपके लिए नश्वरता और शांति की ओर लौटना बुरा नहीं है। मैंने तुम पर फीनिक्स मार्क की छाप छोड़ी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ फीनिक्स बैरियर अब आपके प्रवेश पर रोक नहीं लगाएगा और आप जब चाहें मुझसे मिलने आ सकते हैं। आप जा सकते हैं। यू चे ने अलविदा कहने से पहले फीनिक्स स्पिरिट की ओर कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। हालांकि फीनिक्स स्पिरिट ने उसे किसी भी समय फीनिक्स बैरियर से गुजरने का विशेषाधिकार दिया था, यू चे को संदेह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी के बिना इसका उपयोग करने में सक्षम होगा। आखिरकार फीनिक्स कबीला 10,000 बीस्ट पर्वत श्रृंखला के केंद्र में स्थित था और इसके आसपास अनगिनत खतरे छिपे हुए थे। यू चे के जाने के बावजूद फीनिक्स की लाल आंखें तुरंत गायब नहीं हुई। एक क्षण बाद काली जगह के भीतर एक लंबी आह गूंज उठी। ऐसा चुनाव करना उसके जैसा ही है। नहीं, यह उसके लिए विकल्प के रूप में गिना ही नहीं गया। फ्लेम गॉड रियलम की फीनिक्स स्पिरिट की स्मृति, वह दरार जो प्रारंभिक अराजकता की दीवार पर दिखाई दी थी, वह भयानक आभा जिसने एक दिव्य आत्मा को भी डरा दिया था। यदि सब कुछ पूर्वानुमान के अनुसार घटित होता, तो क्या उन्होंने वास्तव में लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपनी सबसे बड़ी उम्मीद खो दी थी? यू चे के फीनिक्स के ट्रायल रूम से बाहर निकलने के बाद उन्हें पता चला कि फैंग बायचुआन, फैंग जुएट, फैंग जियान र और 200 से अधिक फीनिक्स कबीले के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि यू चे बहुत जल्द ही जाने वाला था। फैंग बायचुआन को युन चे की तरह राहत महसूस हुई जब उसे पता चला कि युन चे आखिरकार उसके दिमाग में गुमनामी से बच गया है। उसने आह भरते हुए कहा, भाग्य वास्तव में एक अद्भुत चीज है। ये सोचना कि जो माँ बेटी 12 साल तक हमारे साथ अलग अलग रहती हैं, वह आपका परिवार बन जाएंगी। अगर हमें इसके बारे में पहले पता होता। बूढ़े ने सिर हिलाया। वह बिल्कुल निश्चित नहीं था कि वह अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करे। यू चे ने उसे प्रणाम करने से पहले मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर फैंग, आपकी देखभाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे संदेह है कि आप सभी के बिना मैं इतनी दूर तक पहुंच पाता। फैंग बायचुआन ने अपना सिर हिलाया, बकवास। हमने जो किया वह उस उपकार के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं था जो आपने उस समय हम पर किया था। जैसा कि बाद में पता चला, आखिरकार इस दुनिया में कर्म का अस्तित्व था। न केवल उसने बहुत सारी दयालुता का बीजारोपण किया, वर्षों पहले 10 गुना बदला। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। बिग ब्रदर दाता, फैंग जियान एर निराश और डरपोक होकर पूछने से पहले अपना सिर थोड़ा झुकाकर आगे बढ़ी, क्या हम फिर मिलेंगे? युन चे मुस्कुराया। नी संदेह हम करेंगे।
भविष्य में मुझे स्थायी रूप से इल्यूस्ट्री डेमन क्षेत्र के डेमन इंपीरियल सिटी में रहना चाहिए, लेकिन मैं ब्लू विंड नेशन का भी अक्सर दौरा करूंगा। वैसे भी आप और ज़ुएर दोनों पहले से ही दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, इसलिए आप जब चाहें मुझे मिलने आ सकते हैं। वास्तव में, फेंग जियान र ने उत्साह से युन चे की ओर देखा। उसकी आंखें वास्तव में थोड़ी धुंधली लग रही थी। फेंग बायचुवान मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। फीनिक्स कबीले के बाकी सदस्य भी अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहे थे। ओह ठीक है, एक चीज है जिसके लिए मैं तुरंत आपकी मदद चाहूंगा, जियान प्र युन चे ने कहा। जब मैं निकलूं तो सबसे पहले ब्लू विंड इंपीरियल सिटी लौटना चाहता हूं, लेकिन यहां से वहां तक का सफर काफी लंबा है और मेरे पास कोई गहरा जहाज नहीं है। तो क्या आप कृपया हमें वहां ले जा सकते हैं? फेंग जियान र को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी स्वर्ग का शब्द सुना हो। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मैं अपनी पूरी ताकत से बिग ब्रो दाता की रक्षा करूंगी। और वह इतनी उत्साहित थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उस स्थिति में मुझे भी आपके साथ जाने की अनुमति दीजिए, फेंग ज़ुएर ने जल्दी से कहा। हाल ही में ब्लू विंड नेशन पर कई गंभीर जानवरों के हमले हुए हैं, और अगर हम दोनों आपको बचा सके तो यह अधिक सुरक्षित होगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। खांसी। लेकिन फेंग बायचुवान ने तुरंत फेंग ज़ुएर को उसकी जगह पर थप्पड़ मारा और कहा, जियान र की खेती आपसे बस एक बाल दूर है, इसलिए वह अकेली हमारे उपकारक की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि आपको घर पर रहना चाहिए और अपनी खेती पर ध्यान देना चाहिए। आप युवा कबीले प्रमुख हैं, लेकिन जियान र ने लगभग आपसे आगे निकल लिया है। क्या आपको ये शर्मनाक नहीं लगता? फेंग ज़ुएर के चेहरे पर एक नीरस भाव था। बिग ब्रदर बेनिफैक्टर की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता थी, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वे दोनों उसे ब्लू विंड नेशन वापस ले जाएं? अचानक उनकी खेती सवालों के घेरे में कैसे आ गई? यू चे, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी छाया से बाहर चले गए हो, इसलिए मैं तुम्हें अब यहाँ नहीं रखूंगा। जब भी आपको समय मिले, बेझिझक जब चाहे हमसे मिले, फेंग बायचुवान ने ईमानदारी से कहा। मैं करूंगा, यू चे ने सिर हिलाया। जिया ने, आप उन्हें घर वापस ले जाएंगे, ठीक है? फेंग बायचुवान ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करने से पहले निर्देश दिया। आप लंबे समय से ब्लू विंड नेशन नहीं गए हैं, क्या आप हैं? उस स्थिति में आपको जल्दी से घर वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम वहां रुको और थोड़ी देर मौज मस्ती करो तो ठीक है। हाँ, फेंग जियान र ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। जब फेंग ज़ुएर ने उनकी बातचीत सुनी तो उत्साह से चिल्लाया, पिताजी, मैं भी लंबे समय से इंपीरियल सिटी नहीं गया हूँ, क्या मैं? चुप रहो तुम। फेंग बायचुवान ने उसे दूसरी बार नीचे धकेल दिया। तुम घर पर रहोगे और अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करोगे। जब तक आप कोई सफलता हासिल नहीं कर लेते, आपको कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। फेंग ज़ुएर बड़े भाई हितैषी फेंग जियान यू चे के बगल में पहुंची, इससे पहले कि उसने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया। उसने पिछले 1 महीने से अनगिनत बार यही काम किया था, लेकिन अभी उसका भाव दुख से भरा हुआ था। मैं तुम्हें तुरंत तुम्हारी मंजिल तक ले जाऊंगा। इसी समय ट्रायल रूम की सीलिंग फॉर्मेशन अचानक लाल हो गई। एक क्षण बाद फेंग जियान र पर एक समान लाल रोशनी चमकी। उसके तुरंत बाद हर कोई फेंग जियान र की ओर देखने लगा। लड़की स्वयं आश्चर्यचकित थी और उसने कुछ अन्यमनस्कता से बड़बड़ाते हुए कहा, भगवान फीनिक्स भगवान मुझे बुला रहे हैं। फीनिक्स भगवान का आह्वान कुछ ऐसा था जो कबीले की मान्यता में लगभग कभी नहीं हुआ था, इसलिए इस दुर्लभ घटना ने आसपास के सभी फीनिक्स कबीले के लोगों को उत्साहित कर दिया था। फेंग बायचुवान ने उससे आग्रह किया, जल्दी फीनिक्स भगवान से मिलने जाओ, अपने रास्ते पर रहो। यू चे ने कहा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। फेंग जियान र ने सिर हिलाया और यू चे को रिहा कर दिया। फिर वह तेजी से ट्रायल रूम में चली गई। जियान र भगवान फीनिक्स भगवान को नमस्कार करता है।
फीनिक्स के ट्रायल रूम के अंदर फैंग जियान र ने फर्श पर घुटने टेकने से पहले फीनिक्स की दिव्य पुतलियों को देखा। उसका हृदय चिंता और घबराहट से भर गया। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब वह फीनिक्स स्पिरिट से मिली थी, लेकिन उसे कभी भी बुलाया नहीं गया था व्यक्तिगत रूप से पहले से अब तक। जियान र, फीनिक्स की आवाज उसके कानों के पास और उसकी आत्मा में गहराई से गूंज उठी। मैं पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारा विकास देख रहा हूँ। आप और ज़ुइर निस्संदेह इस अस्वीकृत फीनिक्स कबीले की सबसे उज्जवल आशा और गौरव है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लॉर्ड फीनिक्स गॉड, फैंग जियान र ने उत्सुकता से कहा। मैंने आज आपको बुलाया है क्योंकि मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। यह एक सरल पंक्ति थी, लेकिन इससे फैंग जियान र को आश्चर्य से देखना पड़ा। उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। फीनिक्स भगवान कोई आदेश या निर्देश नहीं दे रहा था, यह एक बना रहा था अनुरोध। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। अध्याय 1369 स्कारलेट स्टार। जियान र आपके आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता भगवान फीनिक्स भगवान, लेकिन जियान र संभवतः आपसे एक अनुरोध सहन नहीं कर सकता। फैंग जियाने घबराहट में फीनिक्स सोल के सामने गहराई से झुक गया। हाँ, आप कर सकते हैं, फीनिक्स सोल ने कहा। उसकी पुतलियों की रोशनी साल दर साल कमजोर होती जा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे उसकी आवाज भारी और भारी होती जा रही थी। तुम्हारे लिए मेरी इच्छा है कि तुम ये जगह छोड़ दो और जब तक संभव हो तब तक यूचे के पास रहो। फैंग जियान र पहले तो आश्चर्यचकित हुई, लेकिन फिर उसे फीनिक्स सोल के तथाकथित अनुरोध की याद आई और वह और भी घबरा गई। वह जियान र का बहुत बड़ा उपकारक है। चाहे कुछ भी हो, जियाने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह महान व्यक्ति निश्चित रूप से आपसे उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा है, उसके खिलाफ साजिश तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। फिर क्या आप जियाने से उसकी रक्षा करने के लिए कह रहे हैं, लॉर्ड फीनिक्स गॉड? इसका आश्वासन सुनकर वह थोड़ा शांत हुई। फीनिक्स सोल ने कहा, उसे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह इस महाद्वीप के सभी सबसे मजबूत गहन चिकित्सकों के करीब है। हालांकि एक चीज है जो केवल आप ही कर सकते हैं। केवल मैं, फैंग जियान र ने खोया हुआ महसूस करते हुए धीरे से शब्द दोहराया। अभी से यह महान व्यक्ति जो कुछ भी कहता है उसे याद रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको एक भी शब्द भूलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह यूचे के जीवन, भाग्य और यहाँ तक कि इस महाद्वीप के जीवन और मृत्यु से भी संबंधित है। फैंग जियान र ने उलझन महसूस करते हुए सामने की ओर देखा। फीनिक्स बैरियर से परे की दुनिया यू वुक्सिन के लिए बाहरी दुनिया थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जिस पर उसने अब तक कभी कदम नहीं रखा था। फैंग जियान र ने यूचे को उठाया, जबकि यू वुक्सिन ने चू यूचेन को उठाया। ऊपर आकाश में जहां क्षितिज की कोई सीमा नहीं थी और हवा पूरी तरह से अलग थी, यून वुक्सिन एक पक्षी की तरह उत्साहित दिख रही थी जो अभी अभी अपने पिंजरे से बाहर निकला था और उसने अपने परिवेश को अपने अंदर ले लिया और लालच से अलग हवा को निगल लिया। आखिरकार हम चले गए। चू यूचेन ने जटिल आंखों से दूर तक देखा। किसी अन्य व्यक्ति के लिए फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में इच्छा रहित जीवन या फीनिक्स कबीले में वर्षों का अलगाव एक जेल की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन चू यूचेन को बहुत पहले ही इसकी आदत हो गई थी। दरअसल वह इस बात से बहुत डरती थी कि भविष्य में उनके लिए क्या हो सकता है। आखिरकार यू वुक्सिन ही सबसे बड़ी वजह थी कि उसने यूचे के साथ जाने का फैसला किया था। छोटी परी चू यूचान यूनचे से अपने विचार छिपा नहीं सकी। उन्होंने धीरे से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अचानक दूर से एक खतरनाक उपस्थिति उनके पास आई। यह एक विशालकाय बाज था जो सिर से पांव तक हरे रंग से ढका हुआ था। जब वह आसमान में उड़ रहा था तो उसने तूफान शुरू कर दिया था और तूफान का निशाना कोई और नहीं बल्कि वे ही थे। फैंग जियान एयर तनावग्रस्त हो गया और तुरंत यूचे के सामने चला गया। उसके विपरीत यूचे जरा भी चिंतित नहीं दिखी। यू वुक्सिन ने देखा और विशाल चील की ओर उंगली उठाई।
विशाल चील ने जो तूफान पैदा किया था उसे तुरंत दूर कर दिया गया था और उसे मध्य गोता में एक ऐसी शक्ति द्वारा बंद कर दिया गया था जिसका वह संभवतः विरोध नहीं कर सकता था, भले ही वह 10 गुना अधिक मजबूत हो। यू वुक्सिन ने पूछने से पहले चील की बहुत गंभीरता से जांच की, वह क्या है? वह क्या है? ये बहुत सुंदर है, लेकिन ये बहुत विभत्स भी है। युन चे मुस्कुराया, वह भयंकर तूफान हॉक है। बहुत समय पहले मैं यहाँ गिर गया था क्योंकि यह मेरा पीछा कर रहा था। ये सुनते ही युन वुक्सिन के होंठ थोड़े खुल गए। फिर वह कुछ गुस्से में बोली, ये पहले भी आपका पीछा कर चुका है, डैडी। यह अवश्य ही एक बुरा पक्षी होगा। उसने फिर से भयंकर तूफान हॉक पर उंगली उठाई और बेचारी चीज एक लट्टू की तरह नीचे की ओर घूमना शुरू कर दी, जब तक कि वह यूचे की दृष्टि से बाहर नहीं निकल गई। हा 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 हा, यूचे ने एक अनियंत्रित हंसी छोड़ी, लेकिन बाद में भौहें चढ़ा ली। सबसे पहले ये ब्लू स्केल जानवर था, अब ये भयंकर तूफान हॉक था। किसी भी कारण से वे इतनी तेजी से बदल गए थे और जो कुछ उसे याद था उससे इतने भिन्न थे कि यह लगभग ऐसा था मानो वे किसी चीज से विकृत हो गए हो। एक इंतजार, दूसरा विकृत। अगर युनचे को पता था कि कोई एक चीज है जो किसी जीवित प्राणी के स्वभाव को विकृत कर सकती है, तो वह केवल अंधकार में गहन ऊर्जा ही हो सकती है। हालांकि ये गहरा आकाश महाद्वीप था और फेन ज्यूचिन और जुआन युवान वेंटियन के चले जाने के बाद उनके अलावा किसी के पास अंधेरे की गहरी ऊर्जा नहीं थी। इसके अलावा सुप्रीम ओशन पैलेस के पास मून स्लॉटर डेविल नेस्ट लगातार लॉकडाउन में था, इसलिए किसी भी शैतानी ऊर्जा को इसके आसपास लीक नहीं होना चाहिए था। भले ही इसे सील न किया गया हो, फिर भी यह स्थान इसके प्रभाव से बहुत दूर था। जब युनचे अपने बारे में सोच रहा था, अचानक एक लाल चमक ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने अवचेतन रूप से पूर्व की ओर देखा और तुरंत एक चमकीले लाल रंग के तारे की दृष्टि से उसका स्वागत किया गया। अभी दिन का समय था और आकाश में चमकती सफेद धूप किसी भी तारे या चंद्रमा को ढकने के लिए पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए थी। हालांकि लाल रंग का तारा नग्न आंखों को दिखाई देता रहा और उसकी रोशनी किसी भी चीज को भेदने के लिए काफी तेज थी। जब युनचे ने सीधे तारे को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे लाल रंग की सुइयों की एक जोड़ी उसकी आंखों की पुतलियों में चुभ गई हो। यहाँ तक कि उसका हृदय और आत्मा भी अवर्णनीय पीड़ा से छटपटा रहे थे। वह मां, देखो, वह लाल तारा फिर से प्रकट हो गया है। यूचे अभी भी अपनी घबराहट से जूझ रहा था जब यू वुक्सिन की धीमी चीख उसके कानों तक पहुंची। फिर लाल सितारा अचानक शून्य में गायब हो गया और बहुत लंबे समय तक उसी तरह पड़ा रहा। लाल सितारा, क्या उसने फिर से कहा? उस लाल बत्ती का क्या हाल है? क्या ये बार बार दिखाई देता है? युनचे ने पलट कर पूछा। फैंग जियान, र ने उसे उत्तर दिया, इसे हम स्कारलेट स्टार कहते हैं। यह आधे साल पहले दिखना शुरू हुआ था, लेकिन ये दोबारा गायब होने से पहले लगभग कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकता था। हालांकि इसकी असली पहचान आज भी अज्ञात है। हालांकि ऐसी कई अफवाहें हैं जो दावा करती हैं कि यह सौभाग्य का संकेत है। यूचे, दरअसल ये सिर्फ प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में दिखाई नहीं दे रहा है। बिग ब्रदर और मैंने इसे एक बार देखा था जब हम इल्यूसरी डेमन क्षेत्र की खोज कर रहे थे। फैंग जियांग ने खुद से बुदबुदाने से पहले कहा, ऐसा लगता है कि यह हाल ही में अधिक से अधिक बार दिखाई दे रहा है। आधे साल पहले, यू चे ने भौहें सिकोड़ते हुए अचानक पूछा, क्या ये वह समय नहीं है जब गहरे जानवर बेचैन होने लगे थे? फैंग जियान एर को आश्चर्य हुआ। मैं ऐसा सोचता हूँ, हाँ। क्या वे दोनों किसी तरह जुड़े हुए हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चे एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, यह सिर्फ एक हानिरहित अनुमान है। वैसे भी चलो चलते हैं। ओह ठीक है, फीनिक्स भगवान ने तुम्हें क्यों बुलाया, जियान? यू चे ने बिना सोचे समझे पूछा। उसके बारे में। फैंग जियान, र ने धीरे से उत्तर देने से पहले अपना सिर थोड़ा झुकाया। मैं इसे आपसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन
लॉर्ड फीनिक्स, भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं इसके बारे में किसी को न बताऊं, इसलिए मुझे माफ करें। युन चे ने जल्दी से अपने हाथ लहराए और कहा, ये ठीक है, ये ठीक है। फीनिक्स, भगवान ने आपको किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बुलाया होगा। बिना सोचे समझे इसके बारे में पूछना मेरी गलती है। फैंग जियांग र ने अपना मुंह खोला जैसे कि वह बोलने वाली थी, लेकिन अंततः उसने ऐसा न करने का फैसला किया। 10,000 बीस्ट्स पर्वत श्रृंखला कई गहरे जानवरों का घर थी, और उनमें से अधिकांश किसी कारण से हिंसक हो गए थे। जैसे ही समूह सामने आया, उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। जब वे अंततः पर्वत श्रृंखला से बाहर निकले तब तक उन पर कुल मिलाकर 12 बार हमला किया जा चुका था। सौभाग्य से इस स्थान पर रहने वाले अधिकांश गहन जानवर स्पिरिट प्रोफाउंड क्षेत्र या पृथ्वी गहन क्षेत्र में थे। उससे ऊपर की कोई भी चीज जैसे स्काई प्रोफाउंड बीस्ट्स अत्यंत दुर्लभ थी। फेंग जियानर और यू वुक्सिन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए इन नासमझ गहन जानवरों के लिए उन्हें धमकी देना असंभव था, चाहे कितने भी हों। जब समूह ने अंततः 10,000 बीस्ट पर्वत श्रृंखला को छोड़ दिया, तो युन चे को अंततः एहसास हुआ कि क्षेत्रीय गहन जानवरों ने बड़े पैमाने पर अपने स्वयं के क्षेत्रों को छोड़ दिया था। कुछ कारण, न केवल पर्वत श्रृंखला के बगल में स्थित गांव नष्ट हो गए, यहाँ तक कि आधिकारिक सड़कें भी असामान्य रूप से खाली हो गईं। दिन का उजाला होने पर भी उसे एक भी व्यक्ति नहीं मिला। क्या अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही है? यू चे ने पूछा। मम्मा, फेंग जियानर ने सिर हिलाया। सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र मौत की बंजर भूमि थी। आपदा क्षेत्र सैकड़ों किलोमीटर व्यास में फैला है, और आजकल कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता है। हालांकि उत्तेजित जानवरों को पहले भी कई बार दबाया जा चुका है, लेकिन यह अफवाह थी कि अशांति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर यही स्थिति जारी रही, तो संभावना है कि मौत की बंजर भूमि में हर गहरा जानवर भी हिंसक हो जाएगा। यदि यह सच है, तो इस अशांति को शांत करने का एकमात्र व्यवहारिक समाधान मौत की बंजर भूमि में मौजूद हर जानवर का वध करना हो सकता है। मौत की बंजर भूमि 400 किलोमीटर चौड़ी थी। ये ब्लू विंड नेशन की सबसे खतरनाक जगह थी, जहां अनगिनत खतरनाक जानवर रहते थे। 10,000 बीस्ट पर्वत श्रृंखला के गहरे जानवरों के पास कुछ भी नहीं था। बहुत समय पहले चू यूचिन उस स्थान पर 2 फ्लड ड्रैगन से लगभग मर गया था। यदि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय ब्लू विंड नेशन को अपनी सहायता नहीं दे रहा होता, तो यह अशांति अंततः एक बड़ी तबाही का कारण बनती। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? जब यू वुक्सिन को ब्लू विंड नेशन और ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की संस्कृति और लोगों के बारे में समझा रहे थे, तो उन्होंने अचानक कई गहरे जानवरों की दहाड़ और हवा में इतनी तेजी से कुछ काटने की आवाज सुनी कि वे लगभग एक दूसरे के ठीक सामने ओवरलैप हो रहे थे। उन्हें युन चे ने आसानी से पता लगा लिया कि यह अंतरिक्ष को चीरती हुई तलवार के धमाकों की आवाज थी। फैंग जियांग रुके और युन चे को समझाया, ये वही लिंग जी है जिससे परसों हमारी मुलाकात हुई थी। लिंग जी। चू यूचेन ने उस पर तिरछी नजर डाली। हेवनली स्वॉर्ड विला का दूसरा युवा मास्टर। उन दिनों लिंग जी ने ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान युन चे से लड़ाई की थी। जब वह केवल 16 वर्ष का था, तब उसने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए खुद को तलवार में अपने बड़े भाई लिंग युन से अधिक प्रतिभाशाली साबित कर दिया था। ये वही है, युन चे ने उत्तर दिया। वह पिछले कुछ वर्षों से अपनी खेती को बेहतर बनाने और आपको ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए दुनिया भर में घूम रहा है। वह अपनी माँ के पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। चू यूचेन, मैं स्वयं उसके अनेक उपकारों का ऋणी हूँ। जब मैं बनिंग हेवन कबीले से लड़ने गया, तो वह मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित था और उसने युद्ध में मेरी सहायता करने के लिए बहुत दूर तक यात्रा की। जब उसके दादा लिंग तियान्नी ने मुझे मारने की कोशिश की, तो उसने अपने साथ खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। रास्ता। और जब मैं 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए डिवाइन फीनिक्स नेशन की यात्रा की थी, तो उसने एक बार फिर अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालकर मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लंबी यात्रा की। वस्तुनिष्ठ रूप से कहें तो उन्हें वास्तव में बड़ा उपकार नहीं माना जा सकता है, लेकिन वे अभी भी मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से कीमती और शुद्ध हैं।
युन चे ने जटिल भावनाओं को जारी रखने से पहले एक हल्की आह भरी, उसी वजह से मैंने अंततः जुआन युफेंग के अत्याचारों के बारे में जानने के बावजूद उसे मारने का फैसला नहीं किया। क्या हमें उससे बचना चाहिए? फेंग जियाने ने पूछा। ये स्पष्ट था कि यू चे उस दिन उससे मिलने को तैयार नहीं था। नहीं, ठीक है। युन चे मुस्कुराया, इस तरह मिलना दुर्लभ है, हम उनका अभिवादन किए बिना नहीं जा सकते। लिंग जी स्पष्ट रूप से यहाँ खेती करने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि उनका वर्तमान स्तर इस जगह के प्राणियों से कहीं अधिक था। पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में रहने का असली कारण उन लोगों को बचाना था जो गलती से इस क्षेत्र में आ गए थे, ठीक उसी तरह जैसे वह वज्र की तरह प्रकट हुआ था जब फेंग जियानर और युन चे पर ब्लू द्वारा हमला किया गया था। उस दिन स्केल जानवर, दरार, एक तेज तलवार के विस्फोट से पूरे अंतरिक्ष में काले निशान पड़ गए, और उग्र जानवरों के झुंड वैसे ही टुकड़ों में जमीन पर गिर पड़े। जब फाइनल गहरे जानवर ने अपनी मौत को गले लगा लिया था, युनचे ने अचानक उसकी दृष्टि में प्रवेश किया। लिंग जी का पूरा शरीर अकड़ गया, मानो वह समाधि में गिर गया हो। बहुत दिनों से नहीं मिले, लिटिल जी। हालांकि जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से आपका रूप नहीं बदला है। जैसे ही फेंग जिया ने उसे जमीन पर ले गया, युन चे उसे देखकर मुस्कुराया। लिंग जी कई सांसों तक गुमसुम रहा, इससे पहले कि वह अंततः अविश्वास में हकलाने लगा, यूं यूं, आह नहीं, आप वास्तव में हैं। हमें आखिरी बार मिले केवल 5 साल ही हुए हैं, है ना? क्या तुम मेरे बारे में पहले ही भूल चुके हो? उसकी प्रतिक्रिया से युन चे को बहुत खुशी हुई। नहीं नहीं, लिंग जी ने झट से अपना सिर हिलाया, अंत में यह विश्वास करते हुए कि उसकी अपनी आंखें उस पर कोई चालाकी नहीं कर रही थी। लिंग जी ने अकथनीय उत्साह में युन चे की ओर अपना रास्ता बनाया। बॉस, ये वास्तव में आप हैं। मैंने सुना है कि आप एक ऊंचे स्तर पर चले गए हैं, और क्या आप अभी किसी दूसरी दुनिया से लौटे हैं? लेकिन तुम देखो, स्वाभाविक रूप से लिंग जी यू चे की किसी भी गहरी आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सके। हालांकि इसे इस तरह समझाया जा सकता था क्योंकि उनके और यू चे के बीच का अंतर इतना व्यापक था कि बात की आभा को समझना असंभव था। लेकिन ये स्पष्ट नहीं होगा यू चे की त्वचा इतनी खुरदरी क्यों दिखती थी, या उसकी पुतलियां असामान्य रूप से धुंधली क्यों थी। एमेन, यू चे ने सिर हिलाया, मैं दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। दरअसल मैं अभी कुछ समय पहले ही वहां से लौटा हूँ। जहां तक मेरी वर्तमान उपस्थिति का सवाल है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी सारी गहरी ऊर्जा खो दी है, और अब से मैं मूल रूप से एक अपंग हूँ। हैरान होकर लिंग जी यू चे की बातों पर विश्वास करना तो दूर की बात, उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वह बुदबुदाया, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलते समय लिंग जी की नजर अनजाने में बगल में चली गई, और छू यूचेन अचानक उसकी दृष्टि में आ गया। उस पल में दिव्ययान तलवार उसकी पकड़ से बाहर गिर गई, और वह ऐसे कांप गया जैसे वह अभी बिजली की चपेट में आया हो। वह तलवार जो उसके हाथ से कभी नहीं छूटी थी, पथरीली जमीन पर तेज आवाज के साथ गिरी। परी, यूचेन, एक बार फिर वह वहीं पर जम गए थे। वास्तव में उसकी आंखों में उथल पुथल तब से भी बड़ी लग रही थी जब उसने अभी यू चे को देखा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चू यूचेन एक समय ब्लू विंड नेशन की नंबर 1 सुंदरी थी। उसके पिता उस पर पागलों की तरह आसक्त थे, और उसकी माँ इतनी ईर्ष्यालु थी कि इसने उसे पागलपन की ओर धकेल दिया था। वह महिला भी थी जिसे उसने इतने वर्षों में अपने सपनों में भी पाने की आशा की थी। एमेन, यू चे मुस्कुराया, आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। टकराना, लिंग जी के घुटने जमीन पर जोर से टकराए, और उसकी आंखों से आंसू टूटे हुए बांध की तरह बह निकले। परी यूचेन, पापी का बेटा, लिंग जी अपनी माँ की ओर से माफी मांगने के लिए यहाँ है। ये कहने के ठीक बाद लिंग जी ने अपना सिर जमीन पर पटक दिया। चूंकि उसने गहन ऊर्जा से अपने माथे की रक्षा नहीं की थी, जैसे ही दोनों का संपर्क हुआ, धूल भरी जमीन पर खून गिर गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1370 एक निष्कर्ष।
यू चे ने लिंग जी को अपने पैरों पर खींचने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दरअसल वह अपने कृत्य से जरा भी आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि चू यूचेन से संबंधित मामले का हमेशा लिंग जी के दिल और दिमाग पर बहुत भारी असर पड़ा था। भले ही उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन ये बस उसके स्वभाव का एक हिस्सा था और ये लिंग का भी हिस्सा था। जी युन चे ने सबसे अधिक प्रशंसा की। माँ यू वुक्सिन, जो बाहरी लोगों के संपर्क में आने की आदी नहीं थी, अनजाने में चू यूचेन के पीछे छिप गई क्योंकि वह उसे असमंजस में देख रही थी। चू यूचेन की प्रतिक्रिया बेहद शांत और सौम्य थी। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इनमें से किसी का भी आपसे कोई लेना देना नहीं है और यह आपकी गलती भी नहीं थी। नहीं, लिंग जी ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज कर्कश और गंभीर थी। उस व्यक्ति के बेटे के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से अपनी माँ के पापों का प्रायश्चित करना होगा। इतने साल पहले, क्योंकि मेरी माँ की ईर्ष्या नफरत में बदल गई थी, उसने आपके साथ कुछ ऐसा किया जिसे कभी माफ करना मुश्किल होगा। लेकिन इस सौभाग्य से स्वर्ग को आप पर दया आ गई और आप सुरक्षित एवं स्वस्थ हो गए। यदि नहीं, जब वह इस बिंदु पर पहुंचे तो वह भावनाओं से इतना डूब गए कि उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। वह पहले से ही अतीत की लिंग जी नहीं थी, वह लिंग जी जो भोली और अपरिपक्व थी। अब वह प्रसिद्ध ब्लू विंड स्वॉर्ड संत थे जो अपने मार्शल कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इस समय उसकी आंखों से आंसू बारिश की तरह बह रहे थे और वह उन्हें बहने से नहीं रोक सका। इतने साल पहले यू चे ने जुवान युवान वेंटियन को हरा दिया था। उसके बाद उसने दो महान पवित्र मैदानों, सन मून डिवाइन हॉल और माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र का वध कर दिया था और इसे केवल एक क्रूर और निर्दयी कदम ही कहा जा सकता है। फिर भी उसने जुवान युवान यूफेक को बंधन से मुक्त कर दिया था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वह बेहद नफरत करता था। लिंग जी समझ गया कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह उसकी माँ थी। तो लिंग जी के लिए युन चे ने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया था और उसे अत्यधिक स्नेह और मित्रता दिखाई थी। लेकिन इस समय यह एक भारी बोझ भी बन गया था जिसे उतारना उसके लिए कठिन हो गया था। परिणाम स्वरूप उसने हेवनली स्वॉर्ड विला छोड़ दिया और अपने साथी के रूप में केवल अपनी तलवार के साथ पूरे देश की यात्रा की, इस उम्मीद में कि वह चू यूचेन को ढूंढ सकता है, जिसकी स्थिति अभी भी अज्ञात थी। भले ही उसने चू यूचेन को स्वयं नहीं पाया था, लेकिन उसे अपनी आंखों से सुरक्षित और स्वस्थ देखकर, उसे यूचे के साथ देखकर, वह अंततः उस भारी बोझ और उस काफी मात्रा में अपराध बोध को कम कर सका। जियो जी, यूचे ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुमने अभी कहा? तुम्हारी दिवंगत माँ। लिंग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सौम्य स्वर में बोले, इतने साल पहले शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र के नष्ट होने के बाद मेरी माँ के स्वभाव और व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव आया और वह हर रात बुरे सपनों से परेशान रहती थी। आगे 2 साल पहले एक रात वह उस स्थान पर लौट आई जहां ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र हुआ करता था, वह स्थान जहां वह मेरे पिता से मिली थी, और वहां उसने आत्महत्या कर ली। लिंग जी ने ये शब्द बहुत कठिनाई से बोले। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे की छाती उठी और गिरी और उसने आह भरी। भले ही मेरी माँ चली गई, उसके पाप अभी भी बने हुए हैं। इसलिए उनके बेटे के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से उनके लिए प्रायश्चित करने की जरूरत है। जब ये शब्द युन चे के कान में पड़े तो उसे अचानक बेचैनी महसूस हुई और उसने उत्सुकता से कहा, जियो जी तुम। लेकिन अभी वह कर्ट लिंग जी को कैसे रोक सकता था? उसके पैरों के नीचे की दिव्य यांग तलवार इंद्रधनुषी रोशनी की किरण के रूप में ऊपर की ओर उड़ गई। जैसे ही तलवार की किरण हवा में चली गई, उसने लिंग जी के बाएं हाथ की मध्य और अनामिका को काट दिया, जिससे वे दूर उड़ गए। आह! फेंग जियाने और युन वुक्सिन ने एक स्वर में चिंता की चीखें निकाली। चू यूचेन ने अपने बर्फीले चेहरे को भयानक दृश्य से दूर कर दिया और एक नर्म आह भरी, पाप आपका नहीं था, आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? जियो जी, तुम्हारे पास क्या है? जैसे ही उसने देखा कि कटी हुई उंगलियां हवा के साथ दूर तक उड़ रही हैं, यू चे ने अपना सिर हिलाया। एक गहन अभ्यासी के लिए जिसने अपना पूरा जीवन तलवार के रास्ते पर चलने में बिताया है,
दो उंगलियों का नुकसान क्या दर्शाता है? ये स्वयं स्पष्ट था। अपनी दो उंगलियां कटने के बाद लिंग जी के चेहरे पर जो दिखाई दिया वह दर्द नहीं बल्कि राहत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भारी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हो। उसने न केवल अपनी दो उंगलियां काट दी थी, बल्कि उसने उन जंजीरों को भी तोड़ दिया था जिन्हें उसने इतने वर्षों से अपने दिल और आत्मा पर लपेट रखा था। लिंग जी निस्संदेह ऐसे व्यक्ति थे जो दोस्ती और भाईचारे को बेहद गंभीरता से लेते थे। उसने उस समय के बारे में सोचा जब वह और यू चे पहली बार मिले थे। उस समय वह हेवनली स्वॉर्ड विला के दूसरे युवा मास्टर थे और यू चे गहन महल के कुछ अज्ञात शिष्य थे। लेकिन शर्त के बाद उन्होंने ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस में 3 से अधिक तलवार से हमले किए। वह यू से हार गया था चे, और भले ही वह यू चे की योजना के कारण हार गया था, फिर भी उसने अपनी हार को पूरे दिल से स्वीकार किया, और हेवनली स्वॉर्ड विला का दूसरा युवा मास्टर होने के बावजूद वह यू चे का छोटा भाई बनने को तैयार था। उस दिन से लेकर आज तक, चाहे उसने अपने जीवन में कितनी भी बड़ी लहरों का अनुभव किया हो, वह कभी नहीं बदला। भले ही जुवान युफेग एक दुष्ट महिला थी, लेकिन लिंग जी की दुनिया में वह उसकी जन्म देने वाली माँ थी। वह माँ जिसने उसे जन्म दिया था और उसका पालन पोषण किया था, जिसने उसे असीमित प्यार किया था और उसका पालन पोषण किया था। इसलिए वह उसकी रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग करना चाहता था, और चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वह उसके पापों का प्रायश्चित करने को तैयार था। युन चे ने कहा, जुवान युफेग के संबंध में मैं अब उससे नफरत नहीं करता। यू चे के खत्म होने का इंतजार किए बिना चू यूचेन ने धीमी और दूर की आवाज में कहा, मैं ये भी भूल गया हूँ कि वह बहुत पहले से कैसी दिखती है। उसके होठों से निकले उन कोमल शब्दों ने लिंग जी को, जो अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पूरी तरह कांपने पर मजबूर कर दिया, और उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। ठीक है, फिर मैं भी उसे माफ कर दूंगा, यू चे ने फीकी हंसी के साथ कहा। उसके बाद उसने लिंग जी को ईमानदारी से देखा और कहा, भले ही वह लगभग मुझे छोटी परी के बराबर ही थी, लेकिन अंत में वे दोनों सुरक्षित और स्वस्थ थे। इसके अलावा अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं इस जीवन काल में एक अच्छा भाई नहीं होता। तो चलो इसे यही और अभी भी कहें। इन दो लोगों द्वारा बोले गए शब्द, विशेष रूप से वे शब्द जो चू यूचेन के स्वयं के मुंह से आए थे, निस्संदेह लिंग जी के दिल और आत्मा के लिए सबसे गर्म और सौम्य मोक्ष थे। उसका दिल भावनाओं से भर गया और एक पल के लिए उसे बोलना मुश्किल हो गया, और उसने एक बार फिर झुकने की भी कोशिश की। ठीक है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और उठो। युन चे आगे बढ़ी और बड़ी ताकत से उससे ऊपर खींच लिया। अभी मेरी छोटी परी तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी सीनियर नहीं। आप बार बार झुकने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? लिंग जी, माँ, झाड़ू क्या है? यू वुक्सिन ने धीमी आवाज में पूछा। चू यूचेन भी, युन चे ने क्रोधित भाव से कहा, आपने खुशी खुशी मेरे सामने अपनी उंगलियां काट ली, लेकिन क्या आप कम से कम अगली बार मुझे पहले से चेतावनी दे सकते हैं? तुमने मेरी बेटी को डरा दिया। क्या तुम नहीं जानते आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम अभी तक खड़े कैसे नहीं हुए? उद्धरण चिन्ह ... यू चे के शब्दों से लिंग जी तुरंत अवाक रह गई। आपकी बेटी के वुक्सिन, यू चे का चेहरा कठोर हो गया और उसने एक पिता की शक्तिशाली और कठोर छवि धारण कर ली। यह आपके अंकल लिंग जी हैं। अपनी उंगलियों को काटने का उनका कृत्य बेहद गलत था। आपको निश्चित रूप से उनसे यह नहीं सीखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू वुक्सिन के होंठ खुल गए और उसका आधा शरीर अभी भी चू यूचान के पीछे छिपा हुआ था। उसके बाद उसने धीरे से पुकारा, अंकल लिंग जी। जैसे ही उसने यू वुक्सिन को देखा, लिंग जी का मुंह खुला रह गया। वह आपकी बेटी है, ये सही है? यू चे ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही लिंग जी बुरी तरह से हकलाने लगा, वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और साथ ही उसने तेजी से अपनी गंभीर ऊर्जा का उपयोग करके अपनी कटी हुई उंगलियों से बह रहे खून को बंद कर दिया।
पूरी ब्लू विंड को इतने वर्षों पहले चू यूचेन की गर्भावस्था के बारे में पता था, लेकिन वह मामला 1 दशक से भी अधिक समय पहले ही हो चुका था। लिंग जी ने बहुत पहले युन वुक्सिन को देखा था, लेकिन उन्होंने मूल रूप से ये भी नहीं सोचा था कि यह लड़की जो 10 साल से कुछ अधिक उम्र की दिखती थी, वास्तव में युन चे की बेटी होगी। उसने घबराकर अपने पूरे शरीर को थपथपाया और अपनी स्थानिक अंगूठी को टटोला, लेकिन उसे कुछ भी उपयुक्त या सभ्य नहीं मिला। लेकिन उसके बाद उसने अपने दिल को मजबूत किया और युन वुक्सिन की ओर अपनी कमर झुकाने से पहले वह कीमती जेड का टुकड़ा उतार दिया जो हमेशा उसकी छाती पर लटका रहता था, और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉस की वास्तव में एक बेटी होगी, और वह मैं पहले से ही इतना बड़ा हो जाऊंगा। आपको बुलाया गया है। वुक्सिन, है ना? कितना प्यारा नाम है। अंकल कुछ नहीं लाए, ये आपके लिए उपयुक्त है, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। वुक्सिन को मेरे शुभकामना उपहार के रूप में। जैसे ही उसने लिंग जी के हाथ में कीमती जेड पर नजर डाली, यू चे के मुंह का कोना हल्का सा हिल गया। वह स्पष्ट रूप से यंग विला मास्टर का पदक था जो हेवनली स्वॉर्ड विला का था। इस पदक के साथ युन वुक्सिन जहां चाहे वहां जा सकती थी जब वह हेवनली स्वॉर्ड विला का दौरा करती थी। हालांकि इस पदक के बिना भी वह पहले से ही जो चाहे कर सकती थी। यू वुक्सिन का शरीर थोड़ा पीछे सिकुड़ गया। इससे पहले उसने धीमी आवाज में पूछा, माँ, क्या मैं इसे रख सकती हूँ? चू यूचेन ने सिर हिलाते हुए हल्की सी मुस्कान दी। चूंकि यह अंकल लिंग जी द्वारा आपको दिया गया शुभकामना उपहार है, तो आप इसे रख सकते हैं। ये सुनने के बाद ही यू वुक्सिन ने इसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में कीमती जेड एक अजीब सी रोशनी बिखेर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। खुशी से उसकी भौहें तुरंत ऊपर उठ गईं और उसने जोर से हंसते हुए कहा, ये बहुत सुंदर है। धन्यवाद अंकल लिंग जी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी संबोधन के उस रूप के बारे में निश्चित नहीं थी, क्योंकि उसके शब्दों का अंत संदेह के संकेत के साथ हुआ था। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे धन्यवाद देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे यही करना चाहिए। लिंग जी ने यू चे से बात करने से पहले जल्दी से अपने हाथ लहराए। वह वास्तव में बॉस की बेटी है। वह वास्तव में एक आकर्षक और आकर्षक बच्ची है। यदि उसे पता होता कि यह छोटी लड़की, जो केवल 11 वर्ष की थी, की गहन साधना का स्तर उससे भी अधिक है, तो शायद उसे इतना सदमा लगेगा कि वह फिर से घुटनों के बल बैठ जाएगा। युन चे ने लिंग जी का हाथ पकड़ लिया और उसकी कटी हुई उंगलियों को देखा और फिर हल्की आह भरी। जियो जी, अब से आपको प्रायश्चित या मोचन के विषय पर एक भी शब्द बोलने की अनुमति नहीं है। ठीक है। लिंग जी ने खुशी से सिर हिलाया। जैसे ही उसकी आंखें एक उज्जवल और प्रसन्न रोशनी से चमक उठी, उसकी आंखें पिछले कुछ वर्षों के दौरान किसी भी समय की तुलना में अधिक उज्जवल थीं। बॉस, क्या सचमुच आपकी गहरी ताकत है? उसने पूछा, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। मम्मा, यू चे ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मैं अभी भी जीवित हूँ और ठीक हूँ। इसके अलावा, भले ही अब मेरे पास अपनी गहरी ताकत नहीं है, फिर भी यह ठीक रहेगा। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि मेरे आसपास की महिलाएं कौन है? जब उसने अचानक महसूस किया कि चू यूचेन की नजर उस पर टिकी है, यूचे की आवाज अचानक रुक गई और उसने तेजी से विषय बदल दिया। मेरे पक्ष में इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग हैं, तो कौन मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? गहन तरीके से पूरी तरह से अपंग होना निस्संदेह किसी भी गहन अभ्यासी के लिए सबसे क्रूर आघात था। जो जितना गहरा होगा, झटका उतना ही क्रूर होगा। लेकिन यूचे की वर्तमान स्थिति को देखकर लिंग जी ने अपने दिल में भावनात्मक रूप से आह भरते हुए कहा, जैसा कि आपसे उम्मीद की गई थी, चाहे वह मेरे दादा हो या जुआन युवान वेंटियन। इस दुनिया में वास्तव में कुछ भी नहीं है ये तुम्हें नीचे गिरा सकता है। यू चे ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। तो क्या आप इतने सालों से दुनिया की यात्रा कर रहे हैं? मम्मा, लिंग जी की अभिव्यक्ति दृढ़ थी। अब जब हम ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र द्वारा समर्थित नहीं हैं, तो इसके विपरीत स्वर्गीय तलवार विला ने सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है।
उन वर्षों के दौरान हेवनली स्वॉर्ड विला ने एक के बाद एक बड़ी गलतियां की और हमारा नाम और प्रतिष्ठा बहुत नीचे गिर गई। अपनी तलवार का उपयोग करके मैं स्वर्गीय तलवार विला के विश्वास और पूर्व गौरव का पुनर्निर्माण करूंगा। युन चे ने उसके कंधे को थपथपाया। अगर ये तुम हो तो तुम निश्चित रूप से यह कर सकते हो। अब से मुझे मुख्य रूप से इल्यूसरी डेमन दायरे के डेमन इंपीरियल सिटी में रहना चाहिए। यदि आप कभी वहां से गुजरें तो मेरे पास आना और मुझे ढूंढना न भूलें ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपके विकास को देख सकूं। यह एक सौदा है, लिंग जी ने भारी सिर हिलाते हुए कहा। दोनों लोगों ने अलविदा कहा और लिंग जी अंदर चले गए। दूरी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ब्लू विंड स्वॉर्ड संत जिसने 2 उंगलियां काट दी थी लेकिन अपने दिल का भारी बोझ भी हटा दिया था। उनका भविष्य का विकास निस्संदेह पहले से भी अधिक आकर्षक होगा। चू यूचेन ने कहा। लिंग युन तलवार के मामले में एक सज्जन व्यक्ति है। उनके पास एक सुंदर और शालीन व्यवहार है और वह अहंकारी हुए बिना शक्तिशाली है। लिंग जी की प्रतिभा उसके बड़े भाई से कहीं अधिक है और वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दोस्ती को बहुत महत्व देता है। हेवनली स्वॉर्ड विला ने भले ही अपना महान समर्थन खो दिया हो, लेकिन इसने 2 उत्कृष्ट उत्तराधिकारियों को जन्म दिया है। युन चे ने अपने सिर को गहराई से और जानते हुए हिलाया। भले ही उनके पिता लिंग यूफेंग स्वार्थी और पक्षपाती थे और हेवनली स्वॉर्ड विला के हितों को उस खतरे से ऊपर मानते थे जिससे ब्लू विंड नेशन को खतरा था, लेकिन इसके अलावा सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में जो किया है वह नेक और सज्जन कहलाने लायक है। जहां तक उनकी मां की बात है, जुवान युवान युफेग माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के एक बुजुर्ग की बेटी के रूप में उसने अपने पिता और अपने संप्रदाय को छोड़ने में संकोच नहीं किया क्योंकि वह लिंग युफेग से प्रभावित थी और यहां तक कि लिंग युफेग के पीछे भी चली गई थी छोटी स्वर्गीय तलवार विला। भले ही वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह बहुत संभव है कि लिंग यूएफएग उसे उच्च शाखा पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था जो कि ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र था, उसने कई दशकों तक उसे नहीं छोड़ा या त्याग नहीं किया और उसे इस पर कोई नाराजगी या पछतावा नहीं था। उसका दिल उसके साथ चले जाने को चाहता है। तो यह वास्तव में बिल्कुल भी अजीब नहीं है कि उन्होंने ऐसे उत्कृष्ट उत्तराधिकारियों का पोषण किया है। ये बस इतना ही है। युन चे ने अपना सिर हिलाया। जितना अधिक लिंग यूफेंग तुम्हारे साथ होगा, जुआन युवान यूफेंग उतना ही अधिक तुमसे नफरत और ईर्ष्या करेगा। कोई भी महिला चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक बार जब वह ईर्ष्या और नफरत की खाई में गिर जाएगी तो वह एक भयानक शैतान बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चू यूचेन ने उसकी ओर अपनी निगाहें घुमाई। तो आप जो कह रहे हैं वह ये है कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने जुआन यूफेंग को खलनायक बनने के लिए मजबूर किया था। यू चे ने अपने पूरे जीवन में अब तक की सबसे तेज गति से अपने हाथ हिलाए। नहीं 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 नहीं, मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपका आकर्षण बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी आदमी नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है वुक्सिन। यू चे ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसके सामने इशारा किया। हमारे सामने पत्थर का एक टुकड़ा है जिसे मैंने, तुम्हारे पिता ने, इतने वर्षों पहले व्यक्तिगत रूप से छुआ था। मैं तुम्हें इसे देखने के लिए ले आता हूँ। यू वुक्सिन। जैसे ही उसने यू चे को ऐसे भागते हुए देखा जैसे वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर भाग रहा हो, चू यूचेन के होठों का कोना थोड़ा सा हिल गया और उसकी आंखों में एक हल्का स्वप्निल धुंधलापन दिखाई देने लगा। उसने मूल रूप से सोचा था कि इच्छा से रहित एक ठंडा जीवन, फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के सभी शिष्यों का जीवन, उसका पूरा जीवन होगा। लेकिन जब उसने युन चे के साथ 6 महीने बिताए, तो वापस लौटने पर उसे पता चला कि अब उसके पास उसका बर्फ जैसा दिल नहीं है और अब उसके दिल में इच्छा है। उसने उस इच्छा को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यू चे की मृत्यु की खबर मिलने पर ही उसे वास्तव में पता चला कि उसके दिल में इच्छाएं पहले से ही इतनी मजबूत हो गई थी कि वह उसके लिए अपने संप्रदाय को छोड़ने को तैयार थी। लेकिन आज वह और उनकी बेटी उसके साथ थे। ये वास्तव में जीवन था, वास्तव में संपूर्ण जीवन।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भविष्य में कहां पहुंची। उनके पीछे फैंग जियान र ने चुपचाप 3 लोगों के परिवार को देखा और वह उन्हें परेशान करने के लिए एक भी आवाज निकालने को तैयार नहीं थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।